नाज़रीन, जैसा कि हम तमाम जानते हैं, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार हवा पानी के साथ ग़िज़ा पर भी होता है और यही ग़िज़ा है जो इंसान के जिस्म की नशोनुमा में मदद करती है और यही ग़िज़ा है जिससे इंसान जो है अपने आप को ज़िंदा रख पाता है। अब यहाँ बात उठती है, कुछ हमारे पास लोग हैं ग़िज़ा के इस्तेमाल के ताल्लुक़ से, कुछ लोग गोश्तखोर हैं, कुछ लोग सब्ज़ी खोर हैं, जिन्हें हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। अगर मैं अवाइल वक्त की बात करूं तो इंसान जब सब्ज़ियों की और तरकारियों की दरियाफ़्त नहीं कर पाया था तो वो जंगली जानवरों का शिकार किया करता और उसके गोश्त पर ही गुजारा किया करता था। आज का हमारा मौजू दिलचस्प है, गोश्त। आप भी पसंद करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सिवैस खान मौजूद हैं जो निहायत ही हैरत अंगेज़ मालूमात से हमें आगाह करेंगे गोश्त के मुताल्लिक़। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप इब्तिदा करें गोश्त के ताल्लुक़ से। Today we talk about meat. Meat is almost animal flesh that is eaten as food. Humans have hunted and killed animals for meat since prehistoric times. The advent of civilization allowed the domestication of animals such as chicken, sheep, rabbit, pigs and cattle along with the reptiles. This eventually led to their use in meat production on an industrial scale with the aid of slaughterhouses. तो ये उस ज़माने की बात है जब इंसान जो है थोड़ा सा सिविलाइज बनने की कोशिश कर रहा था, जहाँ कोई रिश्ते नहीं हुआ करते थे, उनके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल भी थे, तो बंदर से बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखता था उन दिनों का पहला। अब उसमें ना कोई रिश्तेदारी होती थी और ना कुछ तहज़ीब होती थी, तो लिहाजा उनके लिए ख़ुद का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इसे उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पे स्टोन एज जिसको कहते हैं, तो पत्थर से, वो नोकीले पत्थरों से जानवरों को मार कर वो ख़ुद खाया करता था, कच्चा कच्चा खाया करता था, जिससे कि लहू लहान खुद मुँह हो करके वो करता था। तो उनके आसानी से मिलने वाली जो जानवर थे वो रेप्टाइल्स थे, वो जैसे कि बड़े बड़े सांप होते थे, मगरमच्छ होते थे और डोकोमोस जिसको कहते हैं, वो इस तरह के हुआ करते थे। तो वहाँ से हट कर के अब हम सीधे सीधे आज की दुनिया को आते हैं। ये उस ज़माने की बात थी जबकि इंसान अभी तरक्की नहीं किया था, लेकिन अब तरक्की हो चुकी है तो हमारे पास कई किस्म के मीट्स आ गए हैं। जैसे कि हम लोग मुर्गे का भी गोश्त खाते हैं, हम लोग गाय का गोश्त खाते हैं, हम लोग भैंस का गोश्त खाते हैं और बकरे का, चिकन बकरे का और ऊँट वगैरह वगैरह तमाम इसके गोश्त खाते हैं हम लोग। तो इन तमाम गोश्त में आज का मौजू क्या है कि आज मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। कर्नाटक में अभी ये काउ स्लॉटर बिल इम्प्लीमेंट हुई है। इससे एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को, लेकिन उससे अब फ़ायदे भी बहुत हो रहे हैं उसकी तरफ से। अब इसलिए कि एक सेक्टर ऐसा है इंसानों का हमारे कर्नाटक में जो गोश्त को बिल्कुल खाते ही नहीं, भले किसी किस्म का गोश्त क्यों ना हो। मीट इज़ इम्पॉर्टेंट in economic and culture, even though its mass production and consumption has been determined to pose risks of human health and the environment. Many religions have rules about which meat may or which may not be eaten, and vegetarian people abstain from the eating meat because of concerns about the ethics of eating meat or about the effects of meat production on the consumption. ये एक रिलीजन ऐसा भी है, एक मज़हब जिसमें जो है गोश्त का खाना बिल्कुल पाबंदी के साथ बिठा दिया गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कि मुस्लिम्स हैं जो एक पर्टिकुलर किस्म के गोश्त को वो छूते तक नहीं बल्कि देखना तक हराम समझते हैं। अब वो सूअर का गोश्त होता है तो वो जो है मुसलमानों के लिए मना है। अब हमारे पास सामने दो चीज़ें सामने आती हैं कि गोश्त में किस किस्म का गोश्त हमारे लिए बेहतर है। एक इंसानों के लिए कौन सा गोश्त ज़्यादा बेहतर है, क्या सब्जियां बेहतर हैं या गोश्त ही ज़्यादा बेहतर है। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी चौंका देने वाली बातें बताने वाला हूँ जो है आप शायद भरोसा करें या ना करें। साइंटिफिक तौर पर जो मैं अभी एक लफ्ज़ में मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये आमतौर पर क्या है कि लोग भैंस के गोश्त को सर्द तबीयत का सर्दी देने वाला ऐसा मीट महसूस करते हैं लोग, हालांकि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भैंस का गोश्त
दुनिया के तमाम गोश्तों में सबसे ज़्यादा हेल्थी गोश्त माना गया है, बिल्कुल हेल्थी, ताकतवर हेल्थ माना गया है। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं पसंद करेंगे, या पसंद करते भी हैं तो चौंक पड़ेंगे, और मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं बिल्कुल सही साइंटिफिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। मैं ये भी बात बता दूँ आपको कि जैसा कि गाय के गोश्त को बीफ का लफ्ज़ लिया जाता है, बीफ, तो इसी तरह से भैंस के गोश्त को बफ कहा जाता है, BUFF। तो मैं इसके बाद से जहाँ भी मैं बफ इस्तेमाल करूँगा, लफ्ज़ बफ, तो आप समझ जाइए मेरा इशारा किस तरफ है बोल के। तो आप सबसे पहले क्या है कि इस बफ मीट गुड फॉर हेल्थ, तो क्या ये इस तरह का ये गोश्त जो है सेहत के लिए कितना ज़रूरी है? वाई इज़ बफ मीट हेल्थियर देन बीफ? और तीसरा बात क्या है कि व्हाट इज़ बफ यूज फॉर? द बफ स्ट्रेंथन्स आवर इम्यून सिस्टम। आज के ज़माने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोरोना के उस गलीज़ दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग जो है काढ़ा बना रहे हैं, जोशंदा बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ें में उबाल कर ये करके खाते हैं, उसका रस बना रहे हैं, उसके जोशिंदा बना के पी रहे हैं। बफ मीट स्ट्रेंथन्स आवर इम्यून सिस्टम। आपको एक बात बताता हूँ मैं आपको कि किस तरह से पता चले हमको कि ये बीफ है या बफ है। तो बीफ की चर्बी जो है बिल्कुल पीली होती है, जर्द किस्म की बर्फी, दूर से पता चल जाता है कि एकदम पीली है। लेकिन बफ की चर्बी एकदम दूध की तरह होती है, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद, एकदम सफ़ेद, तो उसे टैलो कहते हैं। तो वो तो दूर से ही आप पहचान सकते हैं कि ये बीफ है या बफ है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही ताकतवर तरीन है। स्ट्रेंथन्स आवर इम्यून सिस्टम, मैं इस पर फिर कभी बात करूँगा मैं। अच्छा, प्रिवेंट्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। क्या आप भरोसा करेंगे कि ये जो बफ है ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का मुहाफिज होता है? ये अच्छा, ये बिल्कुल मुहाफिज होता है। जबकि गोश्त का खाना मना करते हैं लोग, डॉक्टर लोग मना करते हैं, तमाम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि गोश्त बिल्कुल नहीं खाना, सूखा खाओ, ये खाओ, वो खाओ। आप इसे चाहे तो सुखा कर भी खा सकते हैं, इसकी फाल बनाकर खा सकते हैं, इसको भुनकर खा सकते हैं, इसका सालन बनाकर खा सकते हैं, कुछ भी किस्म से कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। कई लोग मेरे पास कल ही एक लेडी आई थी और रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप कम से कम कीमत की दवाएं लिखो। मैंने पूछा क्यों? तो बताने लगे कि हम लोग जो है बैल के खसाब हैं और आज गाय ख़त्म हो गई है, तो लिहाजा हम लोग जो है ये बफ का ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोग आकर कहते हैं कि नहीं भाई माफ़ कीजिए, हमारे घर में एक जच्चा है, मैं बफ ले जाके नहीं जा सकता आपको। मैंने पूछा क्यों? तो मैंने उस लेडी ने पूछा क्यों, तो कहने लगे कि बहुत सर्द होता है मिजाज में, तो लिहाजा वो बिल्कुल नहीं जाता। ये भी बिल्कुल गलत है। और दूसरी चीज़ क्या है कि द सोर्स ऑफ एनर्जी, एक तरह से बहुत ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ होती है। सफिशिएंट न्यूट्रिशन फॉर प्रेगनेंसी के लिए ये अगर आप इसका शोरबा खिलाएं, इसके गोश्त बनाएं, इसके कबाब बना के खिलाएं, इसके अलग से चीज़ें करें, तो किसी भी किस्म की दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी ज़्यादा जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। सॉल्विंग द ब्रेस्ट कैंसर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिस लेडी की उम्र 50 के आसपास हो गई हो, जिसका मेनोपॉज हो गया हो, ऐसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने कुछ दिनों पहले गुफ्तगू किया था, तो जो है अब ये ब्रेस्ट कैंसर को रोकता है ये बफ, इतना ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ होती है ये। सॉल्विंग द ब्रेस्ट कैंसर है हो जाएगा। सफिशिएंट चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, बढ़ते हुए बच्चों को अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं, जैसे कि बोन उठा देते हैं आप लोग, उसकी ताकत की गोलियां देते हैं, आप पीडियाट्रियन के पास ले जा करके पूछते हैं कि हमारा बच्चा जो है की ग्रोथ सही नहीं है, तो लिहाजा आप सिर्फ ये खिलाते रहें, इसके शोरबे बनाकर खिलाएं, इसके सुखाकर पाउडर बना के इनको खिलाएं, तो कुछ भी किस्म से करेंगे तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है ये। प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर, यहाँ भी एक ज़बरदस्त चीज़ सामने आती है। देखिए कि जब एक मर्द की उम्र 50 के आसपास हो जाती है, 50 से बढ़ जाती है, तो उसके प्रोस्टेट जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। तो उसकी वजह से या बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है कि कैंसर के आने के चांसेस होते हैं, जिसे प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। तो ये जो है मेल फर्टिलाइजेशन के ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें से एक ऑर्गन प्रोस्टेट होता है। इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो अब जो है मैं मुख्तसर बता दे रहा हूँ कि क्या होगा। तो अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम हर चीज़ जो अब बोल रहे हैं उसकी सारी तफसील में आपको बताऊंगा। तो जो है रेड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, बड़ी ताज्जुब और हकीकत और हैरान करने वाली बात है। अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको जो भी तकलीफ़ आने वाली होती है,
तो उन तमाम को ये कंट्रोल करता है ये बफ। तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अब एक और चौंका देने वाली बात यह है कि जो बच्चे अपने असबाख में, स्कूल कॉलेज में उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, उनका दिमाग अच्छा नहीं होता, उसके लिए अगर इनको ये बफ खिलाया जाए तो जो है शार्पन्स देयर ब्रेन, यानी हाफिज़ा तेज़ होता है। हाफिज़ा बहुत तेज़ होता है, मेमोरी बढ़ती है। तो ये उतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। और फिर एरिथ्रोसाइट यानी मगर यहाँ मुझे एक भस्सी वाली बात याद आ रही है डॉक्टर साहब। आपने कहा कि हाफिज़ा तेज़ होता है, हाँ। मगर जो बुद्धू जहन के लोग होते हैं उनको भैंस कहते हैं। कहते हैं भैंस। जी जी मोटे दिमाग वालों को बोलते हैं यहाँ भैंस की तरह बैठ गया बोल करके। ये उल्टा हो गया ना, ये बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। तमाम साइंटिफिक चीज़ों को सामने रख के मैं बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। खैर, अब दूसरा जो है एरिथ्रोसाइट, यानी सफ़ेद सेल्स जो होते हैं बॉडी में, खून में, खूलिया जिसको कहते हैं, उनकी भी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो जो है बीमारियों को लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़अत की एक चीज़ बिल्कुल आ जाती है ये। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप समझिए कि किसी शख्स को जिस्म में, बॉडी में ये एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो ये न्यूट्रलाइज करता है ये गोश्त। न्यूट्रलाइज है ना, मतलब एसिड को बनने नहीं देता। जो एसिड बन गई है उसको भी काफ़ी हद तक उसको रिडायरेक्शन होता है। अच्छा, और दूसरी बात, आज तो वाकई एक से बढ़कर एक चौंका देने वाली बात को कहा जा रहा है। बड़ी हैरानकुन बातें हैं ये। जी 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 जी। अब रीजनरेट स्किन, अमूमन गोश्त को ख़राब करार दिया जाता है, गोश्त के इस्तेमाल को। जामी भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो है सिर्फ कर्नाटक के हद तक ही इस तरह की थिंकिंग है। मगर आप नॉर्थ इंडिया को चले जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है इस दुकान में खालिस भैंस का गोश्त मिलता है, ताकि लोग जो है इस इत्मीनान के साथ वहाँ पहुँचे कि उनके साथ धोखा नहीं हो रहा, कि उनको भैंस बोलकर गाय का गोश्त दे देंगे, इस तरह से नहीं है। तो लिहाजा लिखा हुआ होता है वहाँ पर, यहाँ पर खालिस भैंस का गोश्त मिलता है। दिल्ली में मैंने देखा है, अजमेर में मैंने देखा है, बहुत सी जगह पर मैंने देखा है कि इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल। एनीवे, प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट हो गया, न्यूट्रलाइज एसिड को न्यूट्रलाइज भी करता है ये बफ। याद है बफ मतलब, और स्किन को बूढ़ा होने से बचाता है, स्किन में झुर्रियाँ आने से भी बचाता है ये बफ। यानी बुढ़ापा ज़रा देर से पहुंचता है। प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉट जब होता है तो क्या होता है कि उसको थ्रोम्बस जिसको कहते हैं, वो घूमते 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 जब दिमाग में जाके अटकता है तो स्ट्रोक हो जाता है वो। तो पैरालिसिस जैसी चीज़ होती है, वो बनने नहीं देता, वो क्लॉट बनने बिल्कुल नहीं देता ये। तो बिना क्लॉट के खून पतला रहता है, जिसे खाने के लिए लोग जो है एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं। एस्पिरिन 150, एस्पिरिन 75, इस तरह से। इस शख्स को जो हफ्ते में 2-4 बार इस तरह का गोश्त खाता हो, उसे एस्पिरिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। प्रिवेंट्स डिमेंशिया, यानी मतलब एक और चीज़ क्या है कि इंसान को भूलने की आदत पड़ती है, लोगों को क्या है तेरा नाम, ये क्या है, वो क्या है, इस तरह से पूछते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन जो होता है, अब उसको भी जो है वो प्रिवेंट न्यूट्रलाइज करता है, ना ज़्यादा होने देता ना कम होने देता है। तो ये बफ़ जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और मैं चाहूँगा कि हर कोई बफ़ का इस्तेमाल करें, और हम एक एक करके हम आहिस्ता आहिस्ता अगले हफ्ते में हम लोग लेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि उसकी पहचान यह है कि बिल्कुल दूध जैसा होती है उसकी चर्बी। अब उसके लिए जैसा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सालन भी बनाइए, फाल वगैरह बनाओ अलग से, उसके सुखा के कबाब बनाओ, कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करें। और ये गलत बात है कि हम लोग जो है इसके पीछे पड़ कर के बोलते हैं ये सर्द है, ये गर्म है, न समथिंग। इससे सर्दी और गर्मी की बात को मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि इसमें कोई उतनी ज़्यादा हकीकत नहीं है कि जितना कि लोग बता दिए गए हैं। हमें कुछ सर में प्रॉब्लम होता है तो हम कहते हैं सर में सर्दी आ गई। पेट में जब कुछ प्रॉब्लम होता है जो एसिडिटी की वजह से, तो बोलते हैं पेट में गर्मी आ गई। तो ये गर्मी और सर्दी जो है बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं, जो आज को भी इस चीज़ों का चलन चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज के और कुछ पूछना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए जैसा कि आपने कहा कि इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मैं चाहूँगा कि एक जोक पर इसका बिल्कुल भैंस के ताल्लुक से ही है। अक्सर गाँव में हम लोग देखते हैं कि किसान या कोई भी देहाती भैंस पे सवार होकर सफ़र करते हैं। अच्छा, देखा होगा आपने भी? देखा मैंने। तो ये मैंने देखा बच्चों को तालाब के करीब देखा। हाँ, ऐसे ही एक शख्स जो है अपनी भैंस पे बैठे हुए जा रहा था अपने गाँव की तरफ। तो हवालदार ने उसको रोका कि हेलमेट कहाँ है? तो उसने कहा कि हवालदार साहब ये 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर नहीं। तो ऐसी बातें हैं।
तो बहरहाल बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया जनाब। जी जी नाज़रीन, बहुत- आज बहुत- जी, 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 यूँ जी। समझिए कि ये हाँ। प्रोग्राम की इब्तिदा है। हम इसको अगले प्रोग्राम में इसका हिस्सा जारी रखेंगे, हाँ। जिसमें आपको डॉक्टर साहब ने जितनी बातें बताएं उसकी तफसील से हाँ, गुफ्तगू तफसील हो- खुलासे के साथ बताएं। तफसील से याद गुफ्तगू- रखिए जी, इसको बफ कहते हैं, BUFF, जी। बफ का ही इस्तेमाल करेंगे आप, हाँ। क्योंकि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ये, और सारी दुनिया में बफ़ी कहा जाता है इसको। जी जी तो हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।